आज का टॉपिक है हमारा एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर हम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो एंकोलाइजिंग मीन्स क्या होता है, जॉइंट स्टिफनेस। स्पॉन्डो मीन्स होता है स्पाइन एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पाइन है वहाँ पे स्टिफनेस और इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और जो ये डिजीज होती है जो यंग एडल्ट होते हैं ना उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक ये क्रोनिक डिजीज होती है, मतलब एक्यूट स्टेज में इसको डायग्नोज नहीं कर पाते और ये प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और इसमें मैंने अभी बताया था इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस होती है जॉइंट्स की। और सबसे पहले कहाँ पे इन्वॉल्व करती है, जो स्पाइन में हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इसके कोज की बात करें तो जो इसका ये एक इडियोपैथिक डिजीज है, इसका एग्जैक्ट कोज हमें नहीं पता अभी तक, बट एक जेनेटिक मार्कर्स होता है, वो होता है HLA-B27। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो मैंने अभी बताया था स्पाइन में जो हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं वो सबसे पहले वहाँ पे ये डिजीज देखने को मिलती है। सैक्रोइलियक जॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा है, सर्वाइकल है, उनको इन्वॉल्व करने स्टार्ट कर देती है। फिर ये धीरे धीरे करके पूरी स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेती है। स्पाइन के बाद ये हिप, नी और जो मैन्यूब्रोस्टर्नम जॉइंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करती है। जो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे साइनोवाइटिस देखने को मिलती है। फिर बाद में जो कार्टिलेज होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो हमारे स्पाइन के लिगामेंट्स हैं उनमें भी ओसिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो मैंने अभी बताया था, ये जो यंग एडल्ट होते हैं 15 to 30 ईयर्स में, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट किस फीचर्स के साथ आएगा, उसको पेन होगा और स्टिफनेस होती है लोअर बैक में। जो लोअर बैक में पेन और स्टिफनेस होगी, पेशेंट कोई भी मूवमेंट करेगा तो उसका पेन उसमें बढ़ जाएगा। और जो पेन होता है वो रात के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग, और जब पेशेंट स्लीप से उठता है तो और ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है। और इसमें क्या होता है, जो पेन होता है वो हील पे, प्यूबिक सिम्फेसिस पे, मैन्यूब्रोस्टर्नम जॉइंट पे, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना वो रेयरली इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि एक तो ये जो यंग एडल्ट होते हैं 15 to 30 ईयर्स में, उनमें देखने को मिलता है। पेशेंट को लोअर बैक पेन होता है और स्टिफनेस होगी वहाँ पे, और पेशेंट कोई भी मूवमेंट करेगा तो उसमें उसको पेन होगा। और नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, और जब पेशेंट स्लीप से उठता है तो पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है। और इसमें स्मॉल जॉइंट्स कम इन्वॉल्व होते हैं, रेयरली इन्वॉल्व होते हैं। लेटर स्टेज पे जाके काइफोटिक डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है स्पाइन की। तो अगर और फिर क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी देखने को मिलती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स कि लोअर बैक पेन होगा, यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है इसमें। और क्या था, हमारा जो पेन होगा, कोई भी मूवमेंट करेंगे तो पेन बढ़ेगा पेशेंट को। जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो रेयरली इन्वॉल्व होते हैं और लेटर स्टेज पे हमारी काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, जो पेशेंट आएगा आपको किसके साथ आएगा, स्ट्रेट स्टिफ बैक। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्पाइन होती है ना, जो स्पाइन के बीच में, जो स्पाइन में वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है ना, वो डिस्क बिल्कुल गायब हो जाती है लेटर स्टेज में। मतलब एक बैम्बो लाइक स्पाइन हो जाती है। हम जब एक्सरे करवाते हैं तो बैम्बो लाइक स्पाइन हमें देखने को मिलती है। तो जो उसकी जो बैक होती है वो स्ट्रेट स्टिफ बैक के साथ पेशेंट आएगा, उसको काइफोसिस देखने को मिलेगा। तो जो हम क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, स्टिफ जो स्पाइन है वो स्टिफ मिलेगी। जो पेशेंट को जो लंबर रोडोसिस कर्व होता है वो लॉस मिलेगा। लंबर स्पाइन फ्लेक्शंस की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम मिलेगी। तो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले होता है टेंडरनेस, जो हमारा ग्लूटियल रीजन होता है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है, वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी। जब हम सैक्रोइलियक जॉइंट जो होता है वहाँ पे कंप्रेशन देंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट को पेन आएगा सैक्रोइलियक जॉइंट पे कंप्रेशन करने पे। एक ये होता है गैनल्सन टेस्ट। गैनल्सन टेस्ट में क्या होता है, अगर हम एक साइड के हिप और नी को
फ्लैक्स करे पेल्विस को फिक्स करके, और दूसरे साइड के जो अफेक्टेड साइड है उसके हिप जॉइंट को हम एज ऑफ द टेबल के बाहर ले जाके हाइपर एक्सटेंडेड करें। तो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो भी हमारा एसआई जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है। एक फिर इसके लिए स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट करते हैं। पेशेंट को नी एक्सटेंशन के साथ स्ट्रेट लेग रेज करने के लिए बोलेंगे तो पेन आ रहा है तो भी हमारी सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व है। एक होता है पंप हैंडल टेस्ट। पंप हैंडल टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन में लेटा के जो एग्जामिनर है उसके हिप और नी को फ्लैक्स करता है और देन उसको फोर्सफुली जो अफेक्टेड नी है उसको चेस्ट के पास लेके जाता है। अगर पेशेंट को उसमें भी पेन आ रहा है तो भी हमारी एसआई जो हमारी सैक्रोइलियक जॉइंट की है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसमें हमारे जो ग्लूटेल रीजन है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलती है। जब हम उस जॉइंट को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे पेन आएगा। एक होता है ये गेनेल्सन साइन। इसमें क्या होता है, एक साइड के हिप और नी को हम फ्लैक्स कर देते हैं और दूसरी साइड को हम एज से बाहर, टेबल की जो एज होती है उससे बाहर ले जाके उसको हाइपर एक्सटेंडेड करते हैं। अगर पेशेंट को उसमें पेन आ रहा है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब एसआई जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है। और स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट करते हैं और पंप हैंडल टेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट की तो ये एक फ्लैग टेस्ट होता है, वो करते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हील पे खड़े होने के लिए बोलते हैं और जो बैक होती है वो अगेंस्ट द वॉल होती है और पेशेंट को देन हम वॉल को टच करने के लिए बोलेंगे विदाउट रेजिंग द चिन को रेज किए बिना। अगर पेशेंट ने वॉल को टच कर लिया तो मतलब क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट है। थोरेसिक स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन करते हैं और उसके अगर जो चेस्ट एक्सपेंशन है पेशेंट की 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो क्या बताती है कि कोस्टोवर्टिबल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हम कुछ टेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ और सर्वाइकल थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट के बाद और क्या अदर फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओक्यूलर मीन्स आई इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के पेशेंट होते हैं 25% में आई इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। एक्यूट आयराइटिस मिलेगा। सीवीएस कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, जैसे एक्यूट इनकम्पिटेंस हो गया, कंडक्शन डिफेक्ट हो गया जो हार्ट रेट में, पेरिकार्डिटिस हो गया जो हार्ट की लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको कहते हैं पेरिकार्डिटिस देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या आएंगे पेशेंट को, जो हमारे एटलेंटोएक्सियल जॉइंट है वहाँ पे डिसलोकेशन देखने को मिलती है। सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। फिर पल्मोनरी मीन्स होता है लंग से रिलेटेड क्या क्या दिक्कत आती है, पेशेंट का जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट स्टेज में हमें क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी एग्जामिनेशन कि एक स्टेज पे आके मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को बॉडी के इन्वॉल्व कर लेती है। आंखों को भी इन्वॉल्व कर लेगी, हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी आती है, लंग से रिलेटेड डिजीज भी होती है और सिस्टमिक डिजीज भी होती है, सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे करवाते हैं। डोर्सोलंबर स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखेंगे। तो एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वहाँ पे हेजिनेस देखने को मिलती है, वहाँ पे सबकॉन्ड्रल इरोजन देखने को मिलेगा, बोनी एंकोलोसिस देखने को मिलता है और जो सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है वो भी वाइडन हो जाता है। अब अगर हम लंबर स्पाइन का एक्सरे करवाएं तो लंबर स्पाइन के एक्सरे में क्या मिलेगा, लंबर रोडोसिस लॉस मिलेगा, ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन मिलती है और मैंने पहले ही आपको बताया था क्या मिलेगा, एक क्रोनिक स्टेज में क्या हो जाता है, बैम्बो स्पाइन अपीयरेंस होती है, बैम्बो लाइक स्पाइन हो जाती है। तो इसके अलावा हम ESR टेस्ट करवाएंगे, वो भी बढ़े हुए मिलेंगे ESR, HB लेवल, एनीमिया मिलेगा, कम मिलेगा और जो ये टेस्ट होते HLA-B27 है वो पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने अभी बताया था ये इडियोपैथिक डिजीज होती है और जो जिसका कोज नहीं पता होता उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो इस डिजीज का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब सिम्टम्स के बेस पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारा एम क्या होता है, पेशेंट के पेन को कंट्रोल करना और उसकी जॉइंट मोबिलिटी को मैक्सिमाइज करना।
तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या आ रहा है, जैसे पेन रिलीफ के लिए आप नसेड दे सकते हो, एंडोमिथासिन दे सकते हो, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे सकते हो। फिजियोथेरेपी में पेशेंट को पोस्चरल एक्सरसाइज बता सकते हो, क्योंकि एक टाइम इसको लेटल स्टेज पे काइफोसिस डेवलप हो जाता है, तो पोस्चरल गाइडेंस दे सकते हो पेशेंट की। मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बता सकते हो, उसकी मोबिलिटी मेंटेन रहे। योगा थेरेपी बता सकते हो, हीट थेरेपी बताओगे। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या बताते हैं, अगर पेशेंट को काइफोटिक डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट कर दो स्पाइनल ओस्टियोटमी से, या फिर अगर सीवियर केस है, हिपो नी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दो। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ा। हमने इसमें क्या देखा कि ये जो डिजीज होती है यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है, और एक ये क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, और इसमें सबसे पहले हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये सबको इन्वॉल्व कर देती है। हमारी आंखों में भी दिक्कत आ जाती है, हार्ट में भी दिक्कत आ गई, न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी देखने को मिलती है। फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट देखा। थैंक यू।